इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 का यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का टॉपिक है अपना इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम ऑर्डिनल अप्रोच से, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करते हैं तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने के लिए जो उसका पहला कंपोनेंट होता है वो होता है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों को मिला करके हम क्या करते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिराइव करते हैं। तो आज हम समझेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो होता है वो होता है कि जब कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फाई होता है। कंज्यूमर क्या होता है, मैक्सिमम सेटिस्फाई होता है और वो अपने एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर को चेंज नहीं करना चाहता है। उसके लिए अब हम समझ रहे हैं इंडिफरेंस कर्व। सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व जो होता है उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। अगर हम बुक में देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, तो बुक में दिया होता है व्हेन इट इज अ कर्व और इट इज अ सिचुएशन व्हेन द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट। ठीक है, तो वो छोटा सा मीनिंग है कि जब कंज्यूमर इंडिफरेंट होता है, पर उस इंडिफरेंट होने का मतलब क्या है उसको हमें समझना है। इट रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू गुड्स। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर टू गुड्स को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है ना, तो हम टू गुड्स को एज्यूम कर रहे हैं। दूसरा, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ टू गुड्स दैट अ कंज्यूमर कंज्यूम्स। टू गुड्स को जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है एंड डिराइव्स इक्वल सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है कि कंज्यूमर जो टू गुड्स को कंज्यूम कर रहा है उससे उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है ना, फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स ऑन ईच लोकस ऑफ पॉइंट ऑन एन इंडिफरेंस कर्व। मतलब कि इंडिफरेंस कर्व जो हम बनाएंगे उस कर्व के किसी भी लोकस ऑफ पॉइंट पे टू गुड्स का जो कॉम्बिनेशन बनेगा उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि अगर हम कॉम्बिनेशन ए की बात करें, कॉम्बिनेशन बी की बात करें, कॉम्बिनेशन सी की बात करें, यहाँ पे कंज्यूमर को जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पे, टू गुड्स के कॉम्बिनेशन से जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो सारे कॉम्बिनेशंस जो होंगे उन सब पे सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर का क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो जो कर्व ऐसा रिप्रेजेंट करेगा, जो ग्राफ में जो कर्व होता है जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि कंज्यूमर जो है उसको क्या हो रहा है, इक्वल सेटिस्फैक्शन हो रहा है फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स, फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिफरेंस कर्व बोलेंगे। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व को जब हम बनाते हैं तो उसको हम समझते हैं कि ग्राफिकली कैसे एक्सप्लेन करना है और साथ में हम इसका शेड्यूल भी एक्सप्लेन यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसके ग्राफ पे आ जाते हैं। ग्राफ को जब हम बनाएंगे तो हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले हम x और y एक्सिस बनाएंगे। ठीक है ना, x और y एक्सिस को हम ड्रॉ करेंगे। x और y एक्सिस जब बन जाएगा तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक कॉन्वेक्स शेप क्या करेंगे, कर्व बनाएंगे। कॉन्वेक्स शेप मतलब विच इज इंक्लाइन टू दी ओरिजिन, मतलब ओरिजिन की तरफ ज्यादा झुका हुआ होना चाहिए। ये कॉन्वेक्स अपन कर्व बना लेंगे। उसके बाद हम गुड x और गुड y, ये दो गुड्स हम ले लेंगे। यहाँ पे गुड x पे हम कोई सा भी गुड ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है बर्गर, और गुड y पे मैंने ले लिया है मोमोज। ठीक है ना, तो इसमें क्या बताया है कि यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, यूनिट्स ले लेंगे 1 2 3 4 5। याद रखना है कि गुड x जो है उसमें हमको यूनिट्स कम रखने हैं क्योंकि हम इसमें मार्जिनल जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है उसको हमें मेजर करना है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन तभी मेजर किया जाता है जब हम कोई एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो हम गुड x की क्या करेंगे, यहाँ पे 1 एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करेंगे और इसका कंजम्पशन, गुड x का कंजम्पशन इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, गुड y के कंजम्पशन को सैक्रिफाइस करेंगे। ठीक है, इसके कंसेप्ट क्या है मैं समझाऊंगा। पहले इसको बना लेंगे, फिर जो फर्स्ट यूनिट होगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो सभी यूनिट से क्या करेंगे, हम एक डॉटेड लाइन ऊपर लेके जाएंगे। कर्व पे जहां इंटरसेक्ट होगा वहां पे हम उसको y एक्सिस से इंटरसेक्ट कर देंगे। इसी तरह से हम सारी यूनिट्स पे करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जहां जहां पे ये टच हो रही थी लाइंस आकर के कर्व पे, वहां पे हम इनके कॉम्बिनेशंस का नाम दे देंगे। यानी कि इसका क्या मतलब होगा कि जब गुड x की जब कोई कंज्यूमर गुड x को 1 यूनिट कंज्यूम करेगा और गुड y को 15 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, उस पर उसे एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। यानी कंज्यूमर को कोई सर्टेन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, मिल रहा है। यानी कि कॉम्बिनेशन ए पे, कॉम्बिनेशन ए क्या है, ऐसे हम लिख लेते हैं y, x और y का कॉम्बिनेशन हम जैसे लिखते हैं, x कितना है 1 और y कितना है 15। सिमिलरली b पे भी हम कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं, कितना है
2 एंड 10। सी पे कितना है 3 6 4 एंड 3। और ई पे कितना कॉम्बिनेशन है 5 और 1। अब ये बहुत वियर्ड सा कॉम्बिनेशन है कि किसी कमोडिटी का कंजम्पशन तो कंटिन्यूअसली 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक दूसरी कमोडिटी जो है उसका कंजम्पशन जो है वो क्या, उसका कॉम्बिनेशन कैसा तेजी से फॉल हो रहा है। कंजम्पशन क्या हो रहा है देखिए 15 से 10, 10 से 6 हो गया, 6 से 3 हो गया और 3 से 1 हो गया। ये बहुत वियर्ड सा कॉम्बिनेशन हमें दिख रहा है। कंजम्पशन बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ये जो शुरू में ज्यादा डिक्रीज हुआ, फिर थोड़ा कम डिक्रीज हुआ, फिर उसका लेवल जो है वो कम होता गया डिक्रीज होने का कंजम्पशन का। तो उसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि अपने आप ही कुछ कॉम्बिनेशन हमने बना दिया, इसके पीछे एक लॉजिक है, एक रीजन है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसके पीछे रीजन क्या है हमको समझना है। देखो यहाँ पे क्या है, अगर इसका कंसेप्ट जो शुरू होता है वो होता है कि अगर कोई कंज्यूमर है और वो कंजम्पशन कर रहा है गुड एक्स का 1 यूनिट और गुड वाई का कंजम्पशन वो कर रहा है 15 यूनिट्स, तो किसका ज्यादा कर रहा है, गुड वाई का कंजम्पशन कंज्यूमर अभी 15 यूनिट्स कर रहा है, यानी कि गुड वाई को वो ज्यादा कंज्यूम कर चुका है, ठीक है। अगर वो ज्यादा कंजम्पशन कर चुका है तो ऑब्वियसली उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है फ्रॉम गुड वाई से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है कंज्यूमर का वो क्या हो चुका होगा, जीरो हो चुका होगा। मार्जिनल यूटिलिटी जो हमने कंसेप्ट पहले पढ़ा है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई यहाँ पे कंज्यूमर की, मान लेते हैं कि जीरो हो गई, तो अब वो इस गुड वाई का कंजम्पशन और इंक्रीज नहीं करेगा। तो ऐसी अगर सिचुएशन है तो ऑब्वियसली जब क्या होगा, कंज्यूमर क्या करेगा, गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ाएगा, क्योंकि गुड वाई से तो वो मैक्सिमम सेटिस्फाइड हो चुका है 15 यूनिट्स कंज्यूम करके। अगर ऐसा है तो कंज्यूमर क्या करेगा, गुड एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज करेगा। तो जब, क्योंकि उसने उसको अभी कम कंजम्पशन किया है, अब यहाँ पे क्या होगा, जब कंजम्पशन इंक्रीज होगा, गुड एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज होगा, तो कंज्यूमर क्या कर रहा है, यहाँ पे गुड वाई का कंजम्पशन ज्यादा यूनिट से क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। क्यों कर रहा है, तो इसके पीछे जो रीजन आता है वो आता है हमारा लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू हमने पढ़ा है। लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है कि जैसे जैसे कंजम्पशन हम किसी कमोडिटी का ज्यादा करते जाते हैं, जैसे जैसे हमने किसी कमोडिटी को ज्यादा कंज्यूम किया, सेटिस्फैक्शन जो एडिशनल यूनिट से हमें मिलता है, जिसे हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, फॉल होती चली जाएगी। तो यहाँ पे कंजम्पशन जो है, अब यहाँ पे देख लेते हैं लॉ ऑफ डीएमयू किस तरह से अप्लाई हो रहा है। अगर कंजम्पशन ज्यादा होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, फॉल होगी, क्लियर। अगर वहीं पे हम बात करें कि इसी लॉ को हम क्या कर रहे हैं, दूसरे व्यू से हम देख रहे हैं कि अगर कंजम्पशन बढ़ने की जगह अगर कम हुआ तो इसी लॉ के अकॉर्डिंग अगर कंजम्पशन बढ़ने से मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होती है, तो कंजम्पशन कम होने से मार्जिनल यूटिलिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि शुरू में गुड एक्स का कंजम्पशन 1 यूनिट, गुड वाई का कंजम्पशन 15 यूनिट्स, तो गुड वाई से कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फाई हो चुका है। अब कंज्यूमर क्या करेगा, जब गुड एक्स का कंजम्पशन ज्यादा करेगा तो वो गुड वाई को क्या करेगा, शुरू में ज्यादा सैक्रिफाइस करेगा, क्योंकि वो मैक्सिमम सेटिस्फाई उससे हो चुका है। फिर क्या होगा, जब वो 1 मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स को जब वो कंज्यूम करेगा, गुड एक्स को उसने क्या किया, 1 मोर यूनिट कंज्यूम किया, तो वो क्या करेगा, अपना कंजम्पशन जो होगा गुड वाई का वो डिक्रीज तो करेगा। डिक्रीज करने के लिए वो क्या करेगा, थोड़ा कम यूनिट से डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसका कंजम्पशन कम होने की वजह से रिलेटिवली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे हम ये लॉ को अप्लाई कर रहे हैं कि कंजम्पशन कम होता है तो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। तो क्योंकि सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो रहा है तो कंज्यूमर जो होगा वो सैक्रिफाइस तो करेगा, लेकिन क्या करेगा, थोड़ा कम यूनिट से करेगा। तो शुरू में कितना सैक्रिफाइस किया उसने, 5 यूनिट से सैक्रिफाइस किया, लेकिन जब सेकेंड यूनिट को कंज्यूम किया तो उसने कितना सैक्रिफाइस किया, सिर्फ 4 यूनिट से सैक्रिफाइस किया, ठीक है ना। उसके बाद जब थर्ड यूनिट को कंज्यूम करेगा कंज्यूमर तो कितना सैक्रिफाइस करेगा, 4 के बाद ये 3 यूनिट्स का सैक्रिफाइस करते जाएगा, ठीक है। तो जैसे पहले जब सेकंड यूनिट कंज्यूम की तो 5 यूनिट्स का सैक्रिफाइस हुआ, थर्ड यूनिट कंज्यूम की तो 4 यूनिट्स का सैक्रिफाइस हुआ,
थर्ड के बाद फोर्थ यूनिट को जब कंज्यूम करेगा तो वो 3 यूनिट्स का गुड बाय का सैक्रिफाइस करेगा, और जब फिफ्थ यूनिट को कंज्यूम कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, अब सिर्फ 2 यूनिट्स का गुड बाय का क्या करेगा, सैक्रिफाइस करेगा। तो सैक्रिफाइस जो है वो क्या होते जा रहा है, फॉल होते जा रहा है। रीजन क्या है, कंजम्पशन डिक्रीज होने से रिलेटिवली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। तो जितने भी ये पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं A B C D E, ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो कर रहे हैं। ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जहां पे कंज्यूमर को, ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि कंज्यूमर को यहाँ पे सेटिस्फैक्शन क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। क्यों इक्वल मिलेगा, क्योंकि वो कंज्यूमर जो है वो किसी भी एक कमोडिटी का कंजम्पशन ज्यादा कर रहा हो और दूसरे का डिक्रीज नहीं कर रहा हो, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर एक कमोडिटी का गुड एक्स का अगर कंजम्पशन इंक्रीज करता है, गुड एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज करता है तो गुड वाई का सैक्रिफाइस करता है। तो दोनों गुड से जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है, वो सेटिस्फैक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि अगर एक गुड से कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है तो दूसरे से उसका सेटिस्फैक्शन, टोटल सेटिस्फैक्शन, नॉट दी मार्जिनल यूटिलिटी, हम टोटल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं कि एक गुड से टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और एक गुड से क्या हो रही है, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब मार्जिनल यूटिलिटी इसमें हो सकता है डिक्रीज होगी, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी, इसलिए यहाँ सैक्रिफाइस क्या होते जा रहा है, फॉल होते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर सेटिस्फैक्शन गुड एक्स को ज्यादा कंज्यूम करने से ज्यादा, टोटल सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है कंज्यूमर को, तो गुड वाई का सैक्रिफाइस करने से कम भी हो रहा होगा, पर एग्जैक्टली कितना हो रहा होगा ये बताना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, क्योंकि हम ऑर्डिनल अप्रोच में न्यूमेरिकली हम सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि गुड ए कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई, ये तीनों जितने 5 कॉम्बिनेशंस हैं, इन 5 कॉम्बिनेशंस पर गुड एक्स और गुड वाई से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, इसको जब हम शेड्यूल से एक्सप्लेन करेंगे तो शेड्यूल से कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वही सारे कॉम्बिनेशंस को हमने क्या किया, पहले लिख लिया कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंसेप्ट जो समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, इसका फॉर्मूला होता है यूनिट सैक्रिफाइस्ड अपॉन यूनिट्स गेन। ठीक है, जितना यूनिट कंज्यूमर सैक्रिफाइस कर रहा है टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ सम अदर कमोडिटी। ठीक है ना, यूनिट सैक्रिफाइस फॉर गुड वाई एंड यूनिट सैक्रिफाइस फॉर गुड एक्स। ठीक है ना, गुड एक्स के लिए एक यूनिट गुड एक्स का कंज्यूम करने के लिए कितनी यूनिट गुड वाई की सैक्रिफाइस कर रहा है, उसके रेशो को, उसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे गुड एक्स जो है उसके कॉम्बिनेशन हमने, कॉम्बिनेशन ए पे गुड एक्स कितना है 1, बी पे कितना है 2, ये ग्राफ में भी देख के हम समझ सकते हैं। कॉम्बिनेशन ए पे गुड एक्स कितना है 1, बी पे कितना है 2, सी पे कितना है 3। तो हमने गुड एक्स की वैल्यूज को लिख लिया, साथ में गुड वाई के जो कॉम्बिनेशंस उसके साथ हमने लिखे थे उसको भी हमने यहाँ लिख लिया। सैक्रिफाइस और गेन का जो रेशो होता है वही एमआरएस होता है, तो हम एक कॉलम बनाएंगे सैक्रिफाइस का भी और गेन का भी, और उसके बाद हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी एमआरएस जो होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उसका भी एक कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो गुड एक्स की वैल्यूज हमने लिख ली, गुड वाई की लिख ली। अब हम क्या देखेंगे कि सैक्रिफाइस और गेन का रेशो क्या है। तो सैक्रिफाइस शुरू में हम देखेंगे अगर कॉम्बिनेशन, तो 1 और 15, यहाँ पे कोई सैक्रिफाइस नहीं है, कोई गेन नहीं है, तो एमआरएस भी कुछ नहीं होगा। लेकिन जब कंजम्पशन पैटर्न चेंज होगा, यानी गुड वाई का कंजम्पशन कम होगा गुड एक्स के कंजम्पशन को इंक्रीज करने के लिए, तो जब कंज्यूमर गुड एक्स का 1 यूनिट ज्यादा कंज्यूम कर रहा है तो वो सैक्रिफाइस कितना कर रहा है, 5 यूनिट्स को सैक्रिफाइस कर रहा है टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, गुड एक्स की 1 मोर यूनिट को कंज्यूम करने के लिए। तो यहाँ कितना गेन हो रहा है, 1 यूनिट, 1 से 2 कितना हो रहा है, 1 यूनिट गेन हो रहा है, सैक्रिफाइस कितना हो रहा है 5। तो इसका जो रेशो बनता है वो क्या बनता है 5:1। फिर इसी तरीके से गुड वाई का सैक्रिफाइस करेगा कंज्यूमर गुड एक्स की 1 मोर यूनिट को कंज्यूम करने के लिए, तो गेन में तो सब में 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे जो सैक्रिफाइस है वो क्या होता जाएगा, फॉल होता जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है,
अप्लाई हो रहा है, क्योंकि कंजम्पशन कम होने से, गुड बाय का कंजम्पशन कम होने से मार्जिनल यूटिलिटी जो गुड बाय से मिल रही है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो कंज्यूमर क्या करेगा, अपना सैक्रिफाइस तो करेगा हर बार गुड एक्स को, लेकिन सैक्रिफाइस को क्या करेगा, हर बार कम यूनिट में सैक्रिफाइस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं इस पे क्या हो रहा है, कंज्यूमर को जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। समझ में आया? तो ये है अपना इंडिफरेंस कर्व का पूरा कंसेप्ट। इसको अगर और डिटेल में समझना है तो फिर आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जो अभी ऑनलाइन चल रही हैं। ठीक है, और कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।